जय महाकाली बच्चों, मेरा नाम सुरभि सिंह है और एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में हर रोज की तरह आज भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पे चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। तो क्या आप तैयार हैं उसे पढ़ने में? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है और जो कि काफ़ी वेटेज रखता है नीट के लिए। अच्छे खासे क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे चैप्टर कवर करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है और खुश होकर के मेरे साथ पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, उठाइए अपनी कॉपी किताब और शुरू हो जाइए। तो शुरू कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन नॉर्मल आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि डाइजेशन किसी भी चीज़ को हम लोग खाते हैं तो प्रॉपर डाइजेस्ट होती है ना वो चीज़। पाचन क्रिया एक तरह से बोल सकते हैं डाइजेशन। तो खाना पचाने का काम होता है इसमें। डाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में चलिए जानते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द गेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द गेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये मतलब एक तरह से जो हम लोग फूड को लेते हैं, खाते हैं और उससे द्वारा जो हम एनर्जी मिलती है हमें, उसी को हम लोग बेटा न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन के बाद हम बात करेंगे फूड की, कि फूड में क्या क्या होता है। फूड क्या कंसिस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसको हम कैसे याद रखेंगे? सीपीएफ से याद रखेंगे कि कौन सा इसमें फूड में क्या क्या होता है। कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फूड कंसिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर। ये सब कुछ हमारे फूड में आता है। मतलब ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट को हम अलग से गिनेंगे, विटामिन्स को अलग से गिनेंगे, सब कुछ फूड में आता है। पर फूड में भी आगे चल के हम लोग और बात करेंगे। तो फूड में फिलहाल इतनी बात जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर सब कुछ बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो फूड प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज के लिए। आखिर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो फूड की वजह से ही तो कर पा रहे हैं, हमें एनर्जी है तभी ना कर पा रहे हैं। तो फूड हमारे लिए बहुत फूड हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। तो बच्चों देखिए, फूड का काम क्या है? सबसे पहले कि हमें एनर्जी देता है हमारी लाइफ में एक्टिविटीज करने के लिए। दूसरी, ये मटेरियल है फॉर ग्रोथ। हमारी हाइट बढ़ रही होती है ना, हम लोग पैदा तो इतने बड़े नहीं होते हैं, छोटे से हुए होते हैं ना नन्नू से। तो ये ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। मटेरियल फॉर ग्रोथ। मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। और साथ में रिपेयर टिश्यू, हमारे टिश्यूज को भी रिपेयर करता है। आगे चल के आप सेल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि सेल अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से या कैसे होता है। वो सब प्रोसेस हम साइटोलॉजी में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी और मटेरियल ग्रोथ के लिए, और साथ में बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है और टिश्यूज का भी रिपेयर करता है। अब बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है वाटर की, कि पानी क्या कम करता है। मतलब अभी हमने फूड में बोला ना, तो वाटर क्या रोल प्ले करता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और साथ में प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। बच्चों, पानी का क्या काम है ये आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे जितना जरूरी हमारे लिए भोजन करना है, उतना ही जरूरी हमारे लिए पानी पीना भी है, क्योंकि पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी हेल्प करता है और बॉडी को डिहाइड्रेट होने से, डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। तो बस इतना ही है बच्चों, क्लियर हो गया। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको ये याद रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि न्यूट्रिशन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि फूड क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है। मतलब सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। कुछ आपको जितना भी उसमें दे दिया जाए कि फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, सब कुछ डाल दीजिएगा फूड की कैटेगरी में वाटर। तीसरा जो सबसे मेन क्वेश्चन बनेगा, इस पे स्टार लगा लीजिए कि मतलब फूड क्या करेगा लाइफ एक्टिविटीज के लिए और ग्रोथ के लिए, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर के लिए, हर चीज में फूड काम करेगा। और जहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए, प्रीवियस ईयर में कई बार वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम करता है और डिहाइड्रेशन को बचाता है। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो इस स्लाइड से बस 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी संभव है मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें वाटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज उसको अच्छे से देख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ओके, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये 2 तरह से मिलकर बना हुआ होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तरह से 2 पार्ट होते हैं, 2 तरह से हम इसको जानते हैं। पहला कि एलिमेंट्री कैनाल, और बच्चों दूसरा
पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ऐसे आप एरो लगा लीजिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और साथ में बच्चों क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आता है हमें वो भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो प्लीज आप इस पर ध्यान रखिएगा। कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले और एलिमेंट्री कैनाल को मिक्स कर दिया जाएगा तो वहाँ क्वेश्चन आप गलत रखेंगे, तो प्लीज इसको मैंने एक बॉक्स बना दिया, सेपरेट कर दिया, इसको आप जरूर याद रखिएगा। मैं साइड हो जा रही हूँ, प्लीज आप देख लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ आएगा, दूसरा बकल कैविटी आएगा, तीसरा फेरेंस आएगा, चौथा ईसोफेगस आएगा, पांचवा स्टमक आएगा, छठवां स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, सातवां लार्ज इंटेस्टाइन आएगा और आठवां एनस। तो करीब 8 है, इस 8 को आप याद रखिएगा। माउथ से लेके एनस तक की सारी चीजें जो भी आएंगी वो सब हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएंगी। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल के बाद बच्चों आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा लीवर और पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, वहाँ पे 8 था, यहाँ पे 5 है। तो ये जितने भी आएंगे एसोसिएटेड ग्लैंड कौन से हैं, कौन सा कैसे हैं, ये आपको अच्छे से आगे चल के अभी हम बताएंगे, अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से आते हैं, ये पार्ट 8 आएंगे, इनको याद रख लीजिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 आएंगे जिनको आपको याद रखना है। एसोसिएटेड ग्लैंड में कौन कौन से आएंगे कि सैलिवरी ग्लैंड आएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड आएंगे, लीवर आएंगे, पेनक्रियाज आएंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आएंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन में 5 प्रोसेस आते हैं। अभी हमने आपसे शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था कि बहुत सारे प्रोसेस से मिलकर डाइजेशन अकेला ने अपने आप सारा काम नहीं कर लेगा कि खाना खाए मुंह में डाले और तुरंत पच गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्रोसेस इसकी मदद करते हैं। जैसे आप नीट में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नीट में अगर सेलेक्ट होंगे तो केवल अकेले आपकी पढ़ाई नहीं आपको सेलेक्ट करवाएगी, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है, आपके फादर मदर आपका कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, वो भी मैटर करता है, और साथ में आपके टीचर्स आपके लिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो जब हर चीज मिलती है तब जाके आपका सिलेक्शन होता है ना। तो वैसे ही डाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब फाइनली हमारा डाइजेशन हो पाता है। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस डाइजेस्टिव में होते हैं डाइजेशन में। सबसे पहला इंजेशन। ओके, सबसे पहला बच्चों क्या होता है, इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा हमारा बच्चों होता है इजेशन। तो अब ये 5 प्रोसेस हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इंजेशन मतलब जो खाना का इंटेक करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं ना बच्चों, तो वो इंजेशन हमारा क्या होता है, पहला प्रोसेस है। दूसरा डाइजेशन, डाइजेशन के लिए जो प्रोसेस होता है डाइजेशन। तीसरा एब्जॉर्प्शन, खाने का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा होता है। फिर एसिमिलेशन जो हमारे टिश्यूज तक ब्लड के थ्रू सब पहुंचता है। और लास्ट एंड फाइनली हमारा इजेशन, मतलब जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारा मटेरियल है, वो सब फाइनली हमारा, सॉरी कॉल आ गई थी, हाँ। तो इंजेशन क्या है हमारा, फूड हम लोग इंटेक कर रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है। और दूसरा प्रोसेस हमारा, तीसरा कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम फूड को। और चौथा एसिमिलेशन हो रहा है कि हमारे फूड के थ्रू, मतलब सॉरी ब्लड और टिश्यू के थ्रू। फोन, 1 सेकेंड, क्लास में फोन करते हैं अभी। हाँ हाँ मिल गया। हाँ, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। अब बच्चों ये 5 प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखना है। इस पर आप जितने हो सके उतने स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये सारे बहुत जरूरी हैं। डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए कि इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन, ये हमारा 5 प्रोसेस है जो हमारे डाइजेशन में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों एलिमेंट्री कैनाल पे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट भी कहते हैं, ये वर्ड भी से आप अवेयर होने चाहिए। अदरवाइज अगर गट के बारे में बोल दिया और आप जानते नहीं कि एलिमेंट्री कैनाल को ही गट बोलते हैं तो आप क्या कहेंगे, गलत कर देंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल को गट कहते हैं। और ये कुछ पार्ट इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से पार्ट इंक्लूड करते हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़े हैं, माउथ और स्टमक और इसोफेगस सब पढ़ाया था ना हमने कि कौन कौन से पार्ट इंक्लूड करते हैं। तो चलिए सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, तो ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल की तरफ हम आ गए हैं। ये इंक्लूड करेगा कुछ फॉलोइंग पार्ट जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे कि सबसे पहला है हमारा माउथ। ये क्या करता है, रिसीव करता है फूड को, जिसको रिसीव करने के फूड को, प्रोसेस को ही तो हम लोग इंजेशन कहे हैं बच्चा, उसी को तो हम लोग खाए हैं ना खाने को। तो पहला प्रोसेस है माउथ। और मतलब माउथ के अंदर क्या होगा, बकल कैविटी। बकल कैविटी को हम लोग ओरल या माउथ कैविटी कहते हैं। किसी भी खाली स्थान को हम लोग कैविटी का नाम देते हैं ना, तो ये हमारी बकल कैविटी है ना, तो उसी बकल कैविटी को हम लोग माउथ कैविटी या ओरल कैविटी भी कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ये माउथ या ओरल कैविटी है क्या, क्या क्या ये कंसिस्ट करता है,
इसके अंदर आते क्या क्या चीजें हैं, तो उनके बारे में अगर बात करेंगे तो बकल कैविटी कंसिस्ट करेगा पैलेट को, पैलेट ऊपर जो होता है, जीभ से टच करिए, जो पैलेट होता है रूफ यानी छत एक तरह से कह सकते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है पैलेट उसको रूफ कहेंगे, और साथ में हमारे टीथ आएंगे, ये हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ आएंगे, और साथ में ये हमारे पास एक मस्कुलर टंग होगी, ये टंग होती है ना, तो ये सारी चीजें हमारे ओरल कैविटी में, माउथ कैविटी में आएगी, जो कि आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता है तो शीशे के सामने जाके खड़े हुई है और देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग पैलेट के बारे में पढ़ते हैं कि पैलेट क्या है। मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया है कि पैलेट क्या है, ये एक तरह से अपर एक रूफ की तरह है। तो पैलेट हैज अ एंटीरियर हार्ड पैलेट, एंटीरियर इसकी तरफ आगे की तरफ जो है वो हार्ड है, और पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर का मतलब आगे, पोस्टीरियर का मतलब पीछे। इस टर्म से तो आप अवेयर ही होंगे कि एंटीरियर जो है वो हार्ड पैलेट है, आगे मतलब हार्ड है, और पोस्टीरियर जो है वो सॉफ्ट पैलेट है, मतलब वो सॉफ्ट है। ओके और साथ में अभी हमने क्या बताया आपको कि पैलेट के बाद हमारे पास टीथ भी होते हैं, उसमें टंग भी होते हैं ओरल कैविटी में। तो टंग की बात करेंगे तो बच्चों टंग क्या है, टंग क्या है, एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर, ये आप छू के देखिएगा, ये मसल जैसा ना, मस्कुलर जैसा है। तो ये टंग है हमारा, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच्ड है टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ये फ्लोर से, पीछे फ्लोर से अटैच्ड है ओरल कैविटी के, और उस फ्लोर को क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार कर दीजिए, डबल स्टार कर दीजिए कि क्वेश्चन कहां से आएगा। पैलेट क्या है, पोस्टीरियर हार्ड है, सॉरी एंटीरियर हार्ड है और पोस्टीरियर सॉफ्ट है। एक क्वेश्चन हमारा यहां से बन जाएगा। और दूसरा फ्रेनुलम कौन से फ्लोर से अटैच है, टंग कौन से फ्लोर से अटैच है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां से बनेगा। मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो प्लीज डोंट मिस, आप अच्छे से उस पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज आप गलत करेंगे। और साथ में टंग के पास कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन है, अरे वाह, इस पे तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि कॉल्ड पैपिले। प्रीवियस ईयर आप दिखाई, मतलब खोलिए बुक और उसमें क्वेश्चन देखिए कि पैपिले के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि टंग, जो हमारे टंग के बारे में हमने फाइनली पढ़ लिया कि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो एक फ्लोर से अटैच है जिसको हम लोग फ्रेनुलम कहते हैं। और साथ में बच्चों टंग के ऊपर क्या होता है, कुछ प्रोजेक्शन होते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है, स्मॉल प्रोजेक्शन, स्मॉल वर्ड पे बनता है, स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम लोग क्या कहेंगे, पैपिले कहेंगे। और सब पैपिले, इसको आप डबल स्टार कर लीजिए, कस के इसको घेरा बना लीजिए कि सम पैपिले, सारे पैपिले नहीं, एवरी पैपिले बोल देगा, मेनी पैपिले बोल देगा, ऑल पैपिले बोल देगा। तो उस वर्ड से आपको अवेयर रहना है कि सम पैपिले, केवल कुछ पैपिले जो होंगे उनके पास टेस्ट बड्स होंगे। पैपिले तो बहुत सारे होंगे लेकिन केवल कुछ पैपिले होंगे, सम बियर्स टेस्ट बड, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास टेस्ट बड हमारा होगा बच्चों। तो अब बात करते हैं बच्चों हम लोग एट द बैक, पीछे की तरफ, और आइदर साइड ऑफ टंग, पीछे किनारे, आइदर साइड ऑफ टंग किनारे, बैक की तरफ टॉन्सिल भी प्रेजेंट होगी। टॉन्सिल आप देखते हैं ना, एविक्स वगैरह के ऐड में देखते होंगे ना, टॉन्सिल प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी टंग है सपोज, तो यहाँ आइदर साइड ऑफ टंग हमारी टॉन्सिल प्रेजेंट होगी। तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे फेरेंस की फेरेंस क्या है। अभी हम लोग बात करें ना एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट की, जिसमें सबसे पहले हमने माउथ के बारे में पढ़ाई तो कर ही ली है। माउथ के अंदर ओरल कैविटी, बकल कैविटी आती है, उनके बारे में हमने मस्कुलर ऑर्गन जो कि हमारा जीभ थी, टंग थी, और साथ में टीथ वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों फेरेंस। फेरेंस क्या है, तो चलिए फेरेंस की तरफ बढ़ते हैं। फेरेंस क्या है, तो बच्चों फेरेंस क्या है, फेरेंस एक कॉमन पैसेज है फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फेरेंस क्या है, कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज, ये याद रखिएगा, कॉमन, ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज, ठीक है। फेरेंस क्या है हमारा, यहाँ पे भी स्टार लगा दीजिए कि ये कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अब बात करेंगे बच्चों व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरेंस, जब हमारा फूड मटेरियल फेरेंस से पास होगा तो द कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस। तो एक कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस होगा, एपिग्लॉटिस साइड, देखिए ग्लॉटिस है हमारा, और ग्लॉटिस के ऊपर, एपी मतलब ऊपर, उसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस होगा जो उसको कवर करने का काम करेगा। और वो इसलिए रहता है बच्चों ताकि जो विंड पाइप है और हमारी फूड पाइप है दोनों पास पास ही होती है, ज्यादा दूर नहीं होती। ये हमारी विंड पाइप है, ये हमारी फूड पाइप है, पास पास में ही है। तो अगर गलती से भी कभी हम खांस रहे हैं या खाना खाते टाइम बोल रहे हैं तो हमारा खाना गलती से फूड पाइप की जगह विंड पाइप में ना चला जाए, और अगर विंड पाइप में चला गया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो
तो इसी के ऊपर एक ग्लॉटिस होता है, और ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक ढक्कन जैसा होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन नहीं होता है, तो वो कवर करने के लिए एक ढक्कन जैसा होता है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो जब व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरिंक्स, जब फेरिंक्स से फूड मटेरियल पास होगा तो एक कार्टिलेजस एपिग्लॉटिस है जो कि हमारे ग्लॉटिस को क्लोज कर देगी। ओके, और साथ में ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, और ये हमारे फूड को ट्रैकिया में जाने से बचाएगी, रोकेगी, हमारी प्रिवेंट रक्षा करेगी। तो एपिग्लॉटिस का बहुत अहम रोल है हमारी जिंदगी में। तो जो भी पॉइंट हमने बताया है इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे सम वर्ड याद रखना है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे, और ये आइदर साइड याद रखना है कि आइदर साइड ऑफ टंग टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है। और साथ में बच्चों क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये जो एपिग्लॉटिस है उसका रोल क्या है, वो क्लोज करती है ग्लॉटिस को और प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ईसोफेगस की। देखिए ईसोफेगस और फेरेंक्स में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। फेरेंक्स में अभी मैंने बताया है कि ये कॉमन पैसेज है रेस्पिरेटरी के लिए भी और साथ में हमारे डाइजेस्टिव के लिए भी। पर ईसोफेगस क्या है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, और कितनी बड़ी है ये 30 सेंटीमीटर है, और दैट कंडक्ट्स फूड इनटू द स्टमक। और इसका क्या काम है, ये फूड को हमारे स्टमक तक ले जाती है, कंडक्ट करती है, फूड को स्टमक तक ले जाने में हमारी मदद करती है ईसोफेगस। तो बच्चों यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एक स्टार बना दीजिए कि ईसोफेगस हेल्प टू कंडक्ट द फूड, ठीक है, इनटू द स्टमक। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा है। तो देखिए हम लोग ईसोफेगस के बारे में बात कर चुके हैं कि ये 30 सेंटीमीटर कंडक्ट करती है फूड को स्टमक की तरफ, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, और ईसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो क्या, उसके पास क्या होता है, गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। वाह, ये क्वेश्चन देखिए आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप डबल स्टार लगा लीजिए कि कौन सा इंस्पेक्टर होता है। ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे कि ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई होता है, कि कौन एनल इंस्पेक्टर होता है, कौन सा इंस्पेक्टर होता है। आपको इंस्पेक्टर के बारे में याद रखना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ का वहाँ कर देंगे तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे। 4 नंबर तो आपको जाएंगे, साथ में -1 भी करवाएंगे। तो इसीलिए ये याद रखना है कि ईसोफेगस में आपको गैस्ट्रो, देखिए ईसोफेगस से ईसोफेगल, ये आराम से याद हो जाएगा, ईसो। तो इसी से आपको भूलना नहीं है कि इसके पास गैस्ट्रोईसोफेजियल इंस्पेक्टर होता है जो कि सर्कुलर मसल है। कौन सा ऑप्शन वैसे भी आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल नहीं, तो आपको ये याद रखना है कि सर्कुलर मसल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको मिस ना करिएगा। और साथ में इट कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। और इस गैस्ट्रोईसोफेजियल इंस्पेक्टर का काम क्या है, ये कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। जो ईसोफेगस की ओपनिंग हमारे स्टमक में है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा गैस्ट्रोईसोफेजियल इंस्पेक्टर करता है। अब बच्चों हम लोग बढ़ रहे हैं स्टमक की तरफ। स्टमक क्या है, हमारा पेट, स्टमक, जो कि हमारा कैसा होता है, जे शेप्ड होता है। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आप, जैसे ही मैं क्वेश्चन वर्ड बोलूं मतलब तुरंत आप अलर्ट हो जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है, मिस नहीं करना है कि ये जे शेप्ड होता है स्ट्रक्चर। और स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या, इसका काम क्या है, खाने को स्टोर करता है, साथ में डाइजेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। तो बच्चों, और इसके 4 पार्ट होते हैं। हमारा जो पेट है ये हमारा ऐसे होता है ना, तो जे शेप का देखिए आपको दिख रहा है। तो ये जो हमारा स्टमक है उसके 4 पार्ट होते हैं। कार्डियाक पोर्शन, ये हमारा सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है कार्डियाक पोर्शन, जिसमें हमारा ईसोफेगस ओपन होता है। अब ये पहला पार्ट है तो उसी में ना ईसोफेगस ओपन होगा, ऐसा तो है नहीं कि जाके पैलोरिक वाले में ओपन होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है वहीं में ईसोफेगस ओपन होता है। इतना आप अपना कॉमन सेंस लगाइएगा, इस क्वेश्चन को गलत ना करिएगा कि ईसोफेगस कहाँ पे ओपन होता है, कार्डियाक पोर्शन में ओपन होता है। और साथ में दूसरा पार्ट हमारा क्या है, फंडिक पोर्शन। पहला है कार्डियाक रीजन, दूसरा है फंडिक रीजन, और मेन जो तीसरा जो मेन पार्ट है ये हमारा कार्डियाक हो गया पहला, ये हमारा फंडिक हो गया। ये जो हमारा मेन है इसको बॉडी कहेंगे, और साथ में ये जो एंड वाला पार्ट है इसको पैलोरिक कहेंगे। तो 4 पार्ट हमारे स्टमक के होंगे कि पहला कार्डियाक है, दूसरा फंडिक है, तीसरा बॉडी। और बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा मेन सेंट्रल रीजन है। ओके, और लास्ट वाला जो है वो पैलोरिक पोर्शन है। मतलब पैलोरिक पोर्शन का दूसरा नाम क्या है, एक फैंसी नाम क्या है बच्चों, उसको जरूर याद रखिएगा। पैलोरिक पोर्शन का दूसरा नाम है एंट्रम, डोंट मिस प्लीज एंट्रम। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्वेश्चन यहाँ बनेगा, देखिए मैं स्टार कर रही हूँ यहाँ पे डबल स्टार, कि हमारा जो पैलोरिक है पोर्शन वो कहाँ खुलेगा,
कहाँ खुलेगा जाकर के पाइलोरिक पोर्शन? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंट्रम हमारा खुलेगा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी देखिए पाइलोरिक स्टमक जो है लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पाइलोरिक स्टमक है हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स करेगा एंड ओपनिंग ऑफ पाइलोरस। और पाइलोरस को कौन गार्ड करेगा? अभी वहाँ पे हम लोग देखिए गैस्ट्रोसिफिन स्फिंक्टर बात किए थे ना, अभी यहाँ पाइलोरस की बात आई है कि जो हमारा पाइलोरिक है वो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा खुल रहा है वो गार्डेड बाय किसके द्वारा गार्ड किया जाएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो देखिए वहाँ गैस्ट्रो था। देखिए भगवान ने हमारी बहुत अच्छी मदद की है कि नाम से ही नाम आपको याद रखना है। जो ईसोफेगस है वहां देखिए ईसोफेंजियल स्फिंक्टर आ गया, यहाँ पाइलोरस है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर आ गया। तो बस नाम से ही आपको रिलेट करना है और बहुत आसान होगा आपको याद रखने में कि पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल जो होगी वो गार्ड करेगी ओपनिंग ऑफ पाइलोरस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग बात करेंगे जो इनर वॉल ऑफ स्टमक है, मतलब इनर वॉल जो हमारी है अंदर की वॉल, उसके अंदर रूगे होगा, रूगे और जो कि क्या इसके पास लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होता है उसी को हम लोग रूगे कहते हैं। स्पेलिंग याद प्लीज याद रखिएगा, RUGAE। ये रूगे जो है इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए कि रूगे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स है। और कहाँ पे है? यहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ, जहां जहां मैंने स्टार लगाए हैं उसको आपको मिस नहीं करना है। एक स्टार मैंने वहां लगाया था, फिर यहाँ पे लगाया है देखिए, और इस यहाँ पे जे शेप वॉल पे लगाया है। इस स्लाइड में 3 ही स्टार मैंने लगाए हैं। तो इनर वॉल ऑफ स्टमक के इनर वॉल में क्या होगा? रूगे होगा जो कि लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। नाउ वी आर मूविंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? चलिए बात करते हैं जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कहने का नाम तो इसका स्मॉल है, लेकिन ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है गट का। स्मॉल से स्मॉल पे मत जाइएगा, नाम तो स्मॉल है लेकिन ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे गट का। और इसकी लेंथ क्या होती है? 7 मीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। ये डाटा भी आपको याद रखनी है क्योंकि इस डाटा पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भी स्टार मैं बना दे रही हूँ, इस स्टार को मिस ना करिएगा। 7 मीटर लॉन्ग है और 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं ओके हाँ, अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये कंसिस्ट करेगा 3 पार्ट। कितने पार्ट? स्टमक कितना करता था? 4 करता था ना। तो अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, 3 पार्ट करेगा। नेमली पहला पार्ट क्या है? ड्यूडोनम है। ड्यूडोनम का शेप क्या है? डबल स्टार। यहाँ पे स्टार की बारी आ गई है। स्टमक का शेप क्या था बच्चों? जे शेप था ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये मिडिल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम का शेप क्या है? सी शेप्ड है। ये आपको याद रखना है, सी शेप इसका फर्स्ट पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट है जेजनम जो कि मिडिल पार्ट है हमारा। मिडिल पार्ट को जेजनम कहेंगे और साथ में जो इलियम होता है उसको टर्मिनल पार्ट कहते हैं, यानी ये लास्ट पार्ट है। 3 पार्ट है, ड्यूडेनम जो कि सी शेप्ड है, दूसरा जेजनम जो हमारा मिडिल पार्ट है, और फाइनली लास्ट हमारा क्या है? ये देखिए क्या है? इलियम, जिसको हम लोग टर्मिनल पार्ट कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। फिंगर लाइक, ये देखिए ऐसा फिंगर लाइक, ये देखिए फिंगर लाइक, ऐसे ही फिंगर लाइक विलाई प्रेजेंट होगी जो कि म्यूकोसा में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप करीब 10 स्टार लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फिंगर लाइक विलाई जो है वो सीन एट द म्यूकोसा। क्वेश्चन आता है कहाँ पे? ड्यूडेनम में, एट द सीन एट द म्यूकोसा फिंगर लाइक विलाई आपको देखने के लिए मिलेगी। फिंगर लाइक विलाई का काम क्या है? वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ये तो आप हाई स्कूल में पढ़े ही होंगे अपने। Each villus has a brush border columnar epithelium. brush border columnar epithelium होगी लेयर प्रोवाइडेड विद द माइक्रोविलाई। और विलाई के अंदर भी ये देखिए ऐसे माइक्रोविलाई रहेगी। मतलब विलाई तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है और माइक्रोविलाई मतलब उससे भी ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। तो विलाई हो गया या माइक्रोविलाई हो गया, इन सब का काम क्या है? इनका फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। बस इतना ही आप जानिएगा। और साथ में विलस कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क। इसके पास में विलस के अंदर कैपिलरी नेटवर्क भी होती है जिसको हम लोग लिम्फ वेसल कहते हैं, और उसका नाम क्या है? लैक्टिल कैपिलरी नेटवर्क है। ये आप यहाँ पे भी स्टार लगा दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विलस कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है? कैपिलरी नेटवर्क को और साथ में स्मॉल लिम्फ वेसल को, उनको मिला के हम क्या कहते हैं बच्चों? लैक्टिल कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। क्या आप तैयार हैं बढ़ने के लिए? ओके, मेरे साथ आप भी मेहनत करिए ताकि जल्दी से हम अपना पोर्शन फिनिश कर सकें और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो बच्चों अब हम बढ़ रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबा है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा था? याद है? डायमीटर क्या था उसका? 2.5 था। और लेंथ क्या थी? 7 थी, 8 थी, 9 थी, कितनी थी?
याद रखिएगा, जाके रिवाइज करिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.5 स्टार बना दिया है। कंसिस्ट करेगा क्या, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम। वहाँ पे डुडेनम, जेजुनम और इलियम था। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम। और सीकम क्या है, ये वेल डेवलप्ड है हार्बीवोर में। मतलब हार्बीवोर कौन से होते हैं, जो भूसा, पेड़ पौधा, ये सब, आप गाय भैंस को देखते हैं ना, वो हार्बीवोर होते हैं, वो मांस नहीं खाते हैं, वो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो उनका जो सीकम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं ना, वो हमेशा ऐसे करके अपना खाना मतलब डाइजेस्ट करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा, इसीलिए उनके पास जो सीकम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन हमारे मैन में देखिए, हमारा पेट है ना, छोटा सा सीकम होगा इसमें, तो हमारे, लेकिन मैन में ये स्मॉल होता है। लेकिन हर्बीवोर्स में आप हर्बीवोर का पेट देखेंगे हमेशा बड़ा बड़ा होता है, मतलब गाय भैंस सबका आप देख ही सकते हैं। तो वैसे ही याद रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पे भी स्टार लगा दे रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है कि हर्बीवोर में वेल डेवलप्ड होता है और मैन में स्मॉल होता है, पिद्दू सा होता है। अब बात करेंगे कि अराइजिंग फ्रॉम द सीकम, सीकम से अराइज होता है। अब फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन, एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। स्टार, डबल स्टार की बारी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि अराइजिंग फ्रॉम द सीकम, सीकम से अराइज होता है। यहाँ से डेडेनम भी लिख सकता है, जेजुनम भी लिख सकता है, कॉलन से भी लिख सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि सीकम से ही अराइज होता है। सीकम से अराइज होता है, एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि कहाँ से, उसको क्या कहेंगे, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और कॉलन कंसिस्ट करता है क्या, एक असेंडिंग कॉलन। ये अगर मान लीजिए हमारा कॉलन है तो उसके कॉलन ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बनता है। तो ये जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा समझ लीजिए कॉलन है, सपोज कर लीजिए। तो क्या है कि ये असेंडिंग कॉलन है, ये हमारा असेंडिंग कॉलन है, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन है, और ये नीचे जा रहा है तो ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन है, और लास्ट में सिग्मोइड कॉलन है। तो ऐसे ही आप कुछ कैसे भी करके किसी भी ट्रिक से याद रख लीजिए कि जो हमारा कॉलन होता है वो उसका 4 पार्ट, एक तरह से, पहला असेंडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स और तीसरा डिसेंडिंग। नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर आ रहा है तो असेंडिंग, बीच में ट्रांसफर, और लास्ट का फाइनली आप सिग्मोइड कॉलन कर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि पेल्विक जो होता है, पेल्विक कॉलन लीड्स टू द रेक्टम। ये फाइनली कहाँ जाएगा, रेक्टम में जा रहा है। अब आखिरी हम चल रहे हैं ना, देखिए हमने स्टमक पढ़ा, फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम ही की तरफ तो बढ़ेंगे। तो बस कॉमन ऑप्शन यूज किया करिएगा कि पेल्विक कॉलन जो है लीड्स करेगा रेक्टम, एंड दैट ओपन्स आउट बाय एनएस। और रेक्टम कहाँ से निकलता है, फाइनली ये है हमारा यहाँ पे एनएस। तो एनएस से ये जो रेक्टम है लीड्स आउट बाय एनएस, जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो एनएस के थ्रू निकल जाएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और क्या बात की हमने, एनएस। अब एनएस की भी, तो एनएस को भी तो कुछ गार्ड करेगा, कोई गार्ड करेगा ना। तो एनल जो है, एनएस इज गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर, जो कि सर्कुलर वॉलेंट्री मसल, हमारी इच्छा से, अगर वॉलेंट्री ना होती है तो हमको जैसे ही हमको फील होता कि हाँ हमें इजेक्ट करना है, हमें फ्रेश होना है, तो कहीं पे भी फ्रेश हो लेते। एनल स्फिंक्टर है ना, इसीलिए तो वो कंट्रोल करता है ना, उसको गार्ड करता है। तो ये हमारी वॉलेंट्री मसल है, इसी से याद रखिएगा। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री भी क्वेश्चन में दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि सर्कुलर वॉलेंट्री मसल है। और इसको एनएस से ही याद रखिएगा कि एनल स्फिंक्टर यहाँ पे होता है। यहाँ पे भी डबल स्टार में लगा दे रही हूँ, प्लीज याद रखिए। और कुछ हर्बीवोर में द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ हर्बीवोर में, सभी नहीं, सम वर्ड याद रखिएगा। इन सम हर्बीवोर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल नहीं लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए। ओके बच्चों, अब हमने देखिए बात की थी ना बकल कैविटी की, तो टीथ हमारा बचा रह गया था। तो चलिए टीथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जल्दी हम क्लास फिनिश करेंगे। ओके चलिए टीथ की तरफ बढ़ते हैं। टीथ क्या है हमारा, दांत, आसानी से आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट, टीथ का नेचर क्या है और वो किस तरह से अरेंज है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेंटेशन। नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द डेंटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। और ह्यूमन डेंटेशन क्या है, हमारी ह्यूमन की डेंटेशन की बात किया जाए तो वो थीकोडेंट है, हेट्रोडेंट है और डाइफोडेंट है। डबल स्टार,
इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में देख लीजिए जाके कि थीकोडेंट, हेट्रोडेंट और डाइफोडेंट कंडीशन है। अब थीकोडेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीथ आर प्लेस्ड इन अ जॉ सॉकेट। हमारे पास जॉ सॉकेट है ना, टीथ ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही फेविकोल से चिपका दिया गया है, टीथ रख दिया, लो बेटा तुम्हारा टीथ रखा गया, भगवान ने ऐसे तो रख नहीं दिया, बाकायदा उन्होंने ऐसे जॉ सॉकेट बनाई है, सॉकेट के अंदर टीथ हमारा फिक्स है, तो इसी का, ताकि वो फिक्स्ड रहे, ऐसा नहीं कि कोई मुक्का मारे और टीथ सारे निकल जाएं। तो ये जो है हमारा जॉ सॉकेट में अच्छे से प्लेस्ड है, इसीलिए इसको थीकोडेंट कंडीशन कहेंगे। और हेट्रोडेंट का मतलब क्या होता है? हेट्रो, आप बायोलॉजी में कहीं भी हेट्रो वर्ड आ जाए इसका मतलब वहां पे डिफरेंट होता है, होमो आ जाए मतलब सेम होता है। तो हेट्रोडेंट का मतलब क्या होगा कि इट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, डिफरेंट तरह के टीथ प्रेजेंट है। और वो किस तरह के हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो क्या है वो? इंसीजर, जिसको आई से डिनोट करेंगे, जो कि हमारे कटिंग का काम है। ट्रिपल स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसीजर का काम क्या है? कटिंग। कैनाइन, सी क्या है? टीयरिंग, टीयरिंग के काम आएगा। और प्रीमोलर और मोलर मैस्टिकेशन के काम आएगा। इंसीजर हमारा किस में काम आएगा बच्चों? कटिंग, कैनाइन, टीयरिंग और साथ में प्रीमोलर, मोलर मैस्टिकेशन के काम आएगा। तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। प्रीमोलर्स और मोलर्स को, अगर प्रीमोलर्स को और मोलर को अगर साथ में मिला दिया जाए तो उनको चीक टीथ कहेंगे। देखिए, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज चीक टीथ विच हैव कस्प्स, जिनके पास कप्स होगा चीक टीथ कहलाएंगे इनको। ये भी डबल स्टार लगा लीजिए कि कौन कौन से टीथ मिला करके चीक टीथ बनते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों डाइफोडेंट। डाइफोडेंट क्या है? मतलब डाई मतलब दो, देखिए दो, तो इट मीन्स टीथ अपीयर ट्वाइस इन द लाइफ टाइम। जिंदगी में दो बार दांत आता है ना, एक होता है दूध वाला दांत, जब आप बचपन में होते हैं 6-7 महीने के होते हैं तो वो आना शुरू करता है, और जब आप करीब 6-7 साल के हो जाते हैं तो वो टीथ टूटने शुरू हो जाते हैं। तो वो टूट करके डाइफोडेंट जो मिल्क वाले टीथ हैं वो टूट करके फिर एक परमानेंट टीथ आता है ना, फिर वो नहीं टूटता। अगर वो टूट गया तो नया टीथ नहीं उगेगा। तो वो देखिए, डाइफोडेंट मतलब अपीयर ट्वाइस इन द लाइफ टाइम, ये पूरी जिंदगी में 2 बार आता है टीथ, इसीलिए इसको डाइफोडेंट कहते हैं। और जो पहला टीथ आता है उसको मिल्क टीथ यानी डेसिडुअल टीथ कहते हैं, और साथ में जो रिप्लेस होता है किससे? परमानेंट टीथ से। परमानेंट टीथ एक बार अगर आ गया, वो टूट गया तो नए टीथ नहीं आएंगे। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 इन नंबर होते हैं, 20 इन नंबर, ये नंबर आप याद रखिएगा। और कब आते हैं? 6 से 7 मंथ में, बर्थ के बाद। और दे आर रिप्लेस्ड बाई, और रिप्लेस किए जाते हैं परमानेंट टीथ से, जो कि 32 इन नंबर होते हैं। और कब? जब आप 6 से 7 साल के होते हैं तब ये टूटना शुरू करते हैं। अपना बचपना याद करिए आप, जब आपके टीथ टूट जाते थे और इंडिया गेट बन जाता था। ओके, अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आखिरी के 4 मोलर थे, ठीक है, आखिरी के जो लास्ट 4 मोलर थे उनको हम लोग क्या कहेंगे? विजडम टीथ। जो हम लोग कहते थे बुद्धि वाला दांत, की अकल नहीं आई, अकल दांत कहते थे ना, विजडम टीथ। तो आखिरी के 4 जो मोलर होंगे उनको विजडम टीथ कहेंगे। कितने? 4, ये वर्ड याद रखिएगा। यहाँ पे भी डबल स्टार लगा दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कब आएंगे? 18 साल के बाद। जब आप 18 साल को जाएंगे तभी ये दांत आते हैं, उसके पहले नहीं आते हैं। और जो हार्ड एंड च्यूइंग सरफेस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। क्या? हार्ड एंड च्यूइंग सब्सटेंस। हार्डेस्ट क्या किससे बना हुआ होगा? इनेमल, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इनेमल, 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 हार्डेस्ट एंड द हार्ड च्यूइंग सरफेस। जो हार्ड च्यूइंग सरफेस टीथ का है वो किससे बना हुआ होता है? इनेमल से। यहाँ पे आप ट्रिपल स्टार लगाएंगे ना, मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस क्या है, किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ इनेमल, इनेमल। ओके, और डेंटल फार्मूला क्या होता है बच्चों? डेंटल फार्मूला 2 तरह का होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके पास जो डेसिडुअल मिल्क होता है उसका डेंटल फार्मूला अलग होता है, और जब इंसान बड़ा हो जाता है, परमानेंट टीथ उसके पास आ जाता है, तो उसका डेंटल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो डेंटल फार्मूला एक्सप्लेन करता है कि काइंड्स और नंबर ऑफ टीथ कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं डेंटल फार्मूला हमारा क्या है। ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या है बच्चों? 21-23 बटा 21-23, 21-23 बटा 21-23, मतलब 2123/2123। ये याद रखिएगा आप डेंटल फार्मूला 21-23 बटा 21-23। यहाँ पे भी डबल स्टार लगा दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसका डेंटल फार्मूला है? परमानेंट टीथ का है। लेकिन अगर मिल्क डेंटिशन की बात करें जो बच्चों में होता है वो 2102 बटा 2102 है, 2102 बटा 2102। इसको कतई ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें आपको करवाना है, पर चैप्टर फिनिश होने दीजिए। अब फाइनली बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारा ये, इसको हम आगे की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी आप केवल इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए कि हाँ इसमें पढ़ना क्या क्या है। हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, मतलब एक तरह से जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल था ना, गट,
तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि कैसा होगा। तो ह्यूमन गट क्या है, ये फॉर्म्ड है 4 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। पहला म्यूकोसा, दूसरा सब म्यूकोसा, तीसरा मस्कुलरिस और फाइनली जो हमारी होती है सिरोसा। ओके, तो म्यूकोसा क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है जो कि मॉइस्ट एपिथेलियम लेयर है और ये कंटेन क्या करती है, सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स को सिक्रेट करती है म्यूकोसा। और इस पे आप इतना परेशान ना होइए, नेक्स्ट क्लास में इसमें मैं बहुत अच्छे से विद अ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी। सब म्यूकोसा क्या है, ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जस्ट आउटसाइड द म्यूकोसा की बात जो है जस्ट आउटसाइड द म्यूकोसा है ये। और ये क्या करेगी, नर्व ब्लड वेसल्स और इसमें प्रेजेंट होगी, नर्व्स और ब्लड वेसल दोनों ही प्रेजेंट होंगी इसमें सब म्यूकोसा में। उसमें क्या था, सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल थी, इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं। याद रखेंगे ना ये पॉइंट, ये देखिए स्टार डबल स्टार क्या करेंगी, म्यूकोसा क्या करेगी, एब्जॉर्प्टिव, और जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ, सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल करेंगी। और उसके बाद जो सब म्यूकोसा है वो क्या करेंगी, नर्व्स और ब्लड वेसल्स करेंगी कंटेन। और मस्कुलरिस की बात करेंगे तो ये सब म्यूकोसा के बाद है, आउटर टू द सब म्यूकोसा है। तो स्मूथ मसल्स लेयर होंगी इसके अंदर जो कि अंदर की तरफ सर्कुलर और बाहर की तरफ आउटर की तरफ लॉन्गिट्यूडल, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल। और कुछ ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं जो कि हमारे पेट वगैरह में मिल जाएंगी। बट अभी आपको बस इतना याद रखना है कि मस्कुलरिस में सब म्यूकोसा होती है, आउटर टू सब म्यूकोसा के बाद होती है, स्मूथ मसल लेयर इसमें होती है और अंदर की तरफ सर्कुलर और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होती है। यहाँ पे भी डबल स्टार, इसको आप कतई नहीं भूलेंगे। और साथ में बच्चों अब हम सिरोसा की बात कर रहे हैं। सिरोसा क्या है, ये हमारा आउटर मोस्ट फाइबरस लेयर है। ओके, तो बच्चों आज हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, अगले पार्ट में हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें हम इसके आगे का पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। नए नए डायग्राम्स, नए नए टेक्निक्स, सब कुछ आपको बताएंगे, क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व करवाएंगे। पर प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा, जिस क्वेश्चन पे मैंने स्टार लगाया है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और क्या पता नीट 2023 में वो क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाए। तो प्लीज आप इसको अच्छे से पूरे वीडियोस को बिना लापरवाही किए अच्छे से देखिएगा और स्टार वाले क्वेश्चन जिसपे भी मैंने स्टार लगाए हैं, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाए हैं, उनको आप 2 बार 4 बार 10 बार देखिएगा। इतना देखिएगा आपकी मतलब वो आपके दिमाग में रह जाए और क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत ना हो। तो अब हम चलते हैं, हम इजाजत चाहते हैं आपसे और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड जय महाकाली बच्चों।